हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट आर एक्स मेड। आज एक नई वीडियो के साथ आज से हम लोग चैनल पे शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सबसे पहले मैं आर एस सिखा रहा हूँ, विच इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इससे पहले आपका ब्लड हो चुका है, जनरल हो चुका है, जनरल फिजियो ब्लड, एंड सी वी एस हो चुका है। तो मैं आर एस अभी चालू कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सी वी एस का देखता हूँ, लेकिन फिजियोलॉजी हम लोग पूरी कवर कर लेंगे अलॉन्ग विथ एनाटॉमी। ठीक, एनाटॉमी में मुझे अभी एक्सिलरी आर्टरी का एक एल क्यों बचा है अपर लिम में, उसके बाद मैं सीधा थोरैक्स स्टार्ट कर दूंगा, लंग्स और हार्ट। ये वीडियोस भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। पीसीटी 1 यानी ब्लॉक 1 का एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, सेकेंड इसका क्या फर्स्ट ईयर का। तो बताओ कि कैसा गया वो, कि क्या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे वो सारे के सारे आए थे आपको पेपर में केसेस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी फिलहाल फिजियो का चालू करते हैं। तो मैं लिख के लाया हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन आरएस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बिल्कुल भी छोड़ के आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ड्रॉ एंड लेबल वेरियस लेयर्स ऑफ आरएम। आरएम यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस इट, यानी ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं। ये जो गैस यहाँ पे O2 CO2 जाएगी इसके बीच में, तो वो फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। एंड ये तो पूरा LAQ है आपका। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है और कुछ दो जनरल पॉइंट लिखे हैं और लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को एन्यूमरेट किया है। तो यानी आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि मैं यहाँ पर बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और बना के आपको बनाया तो है मैंने, खैर आपको बस मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। एग्जैक्ट आपको डायग्राम बना के यानी एग्जाम में आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये LAQ है, तो आपको इसमें 8 मिलेंगे मैक्सिमम, 10 में से 8 LAQ है। ठीक है, 10 मार्क्स का। चलो भाई शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के लिए? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यहाँ पे ही खड़े हो जाता हूँ मैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो या तो इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोल लो, या आप इसको एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, एल्वियोला और कैपिलरी के बीच की मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन बिटवीन एयर इन द एल्वियोलाई। यहाँ पर जो है मैंने ये एल्वियोलाई बनाने की कोशिश की। ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा एल्वियोलाई है। ठीक है, तो एयर इन द alveoli एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज अक्रॉस विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली CO2 O2 का गैसियस एक्सचेंज होगा किसके बीच में? alveoli और पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी यानी ये जो मैंने यहाँ पर RBC बनाने की कोशिश करी है, ये RBC है। ठीक है, RBC है। ठीक, तो ये डेफिनेशन कुछ नहीं है भाई, जो बना है आपको वही डेफिनेशन है। तो रटने की कोशिश इसको मत करना, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है, इट हैज़ अ, तो मुझे बहुत आइडियल लगी इसलिए मैंने ये लिखी है। इट हैज़ अ सरफेस एरिया। तो यहाँ कुछ मैं फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर ये लिख दोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल जाएगा ठीक है भाई, इसको डिटेल्स भी पता है, तो आपको यहीं पे 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिलने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। इट हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 70 to 80 स्क्वायर मीटर्स। किन बोथ द लंग्स, दोनों भी लंग्स में 70 से 80 स्क्वायर मीटर्स का सरफेस एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला पॉइंट, इट इज़ एक्सट्रीमली थिन। ऑब्वियस सी बात है, गैस को एक्सचेंज होना थिन होनी है, विथ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 0.5 to 0.6 माइक्रॉन्स। ठीक है, ये याद रखना डिटेल, ये एक डिटेल याद रखना, आप पे आंसर में 4 चांद लगाती है ये छोटी छोटी चीज़। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन आप यहाँ पर एक टाइटल डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन, ये दोनों लिख लिए। अब काम की बात लेयर्स ऑफ आरएम, लेयर्स ऑफ आरएम। तो सबसे पहले अब मैं डायग्राम तुम्हें पढ़ाता हूँ, डायग्राम पे ही ये बेस्ड है। अगर ये आपको आगे ये आप खुद से लिख लोगे। ठीक है, एट द एंड आपको एग्जाम में खुद से ही लिखना है, तो डायग्राम बनाना सीख लो। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो, बॉक्स के अंदर जो है वो पार्ट देखो। मैंने क्या किया है, मैंने ये एक पाइपलाइन बनाई है, मैं इसको पाइपलाइन बोलूँगा। तो मैंने ये एक पाइपलाइन बनाई, उसके बाद मैंने थोड़ा गैप छोड़ा, मैंने ये एक पाइपलाइन बनाई, 2 पाइपलाइन बनाई, बीच में मैंने ग्रीन वाली जो लाइन है वो छोड़ दी। मैंने इंडिकेट किया है, वो एग्जाम में ग्रीन मत बनाना। ये बीच में कैसी नाली जा रही है 2 पाइपलाइन के बीच में, यहाँ की बात सही है। अब मैं ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये राइट वाला पार्ट की बात करता हूँ। तो इसमें यहाँ पर मैंने एक नाली बनाई, यहाँ पर दूसरी बना दी, और तीसरी इसके कनेक्टिंग बना दी। यहाँ एक तीसरी आई, सेकंड में कनेक्ट हो गई, वापस जाके यहाँ पे सेपरेट हो गई। ठीक है, दूसरी और तीसरी नाली में से, और इन दोनों में सेपरेट करने के लिए गोला बना दिया, यहाँ पे गोला बना। तो ऊपरा ऊपरी एक डायग्राम है, नाली स्पेस नाली, फिर बड़ी स्पेस, फिर नाली, फिर स्पेस, फिर गोला, फिर नाली। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो तुम। एट द एंड क्या है आपको याद रखना है भाई किसी भी तरीके से। तो ये जो सबसे पहली मेरी लेयर है, इसका नाम है फ्लूइड एंड सरफैक्टेंट लेयर। अब आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पर देख लो, सरफैक्टेंट लेयर। सरफैक्टेंट, लंग्स में पता है आपको सरफैक्टेंट होता है,
ठीक है। सर्फेक्टेंट होता है कोलैप्स ना हो पाए लंग्स, इसलिए जब हम एक्सेल करते हैं तब, तो इसलिए सर्फेक्टेंट दिया है भगवान जी ने हमें। तो उसकी लेयर सबसे अंदर एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई अंदर से हम बाहर से जा रहे हैं, ठीक है, अंदर से बाहर तक जा रहे हैं। तो फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट लेयर पहली लेयर। सेकंड क्या आ जाएगा, एल्वियोलर एपिथीलियम। तो एल्वियोलाई जो है उसके अंदर भी तो एक एपिथीलियम होगी, तो उस एपिथीलियम की हम बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई की एपिथीलियम। तीसरी चीज, तो ये पहली नाली थी फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट लेयर। उसके बाद जो ये बड़ी नाली इनके बीच में थी, पाइपलाइन के अंदर जो नाली थी विच इज एल्वियोलर एपिथीलियम। एंड फिर सेकेंड पाइपलाइन हमारी, यहाँ पर नंबर भी लिखा है 1, 2 एंड 3। थर्ड इज एपिथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथीलियम की, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ सर्फेक्टेंट लेयर, ठीक है, उसके बाद क्या एल्वियोलर एपिथीलियम और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। या तीन चीजें आपको याद हो गई। फिर बड़ी नाली अंदर से जा रही है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। राइट वाले पार्ट में बात करते हैं भाई। चौथे नंबर पे क्या है, सबसे पहले ये जो बीच की स्पेस है सारी की सारी, ये जो बीच की सारी स्पेस है दैट इज योर इंटरस्टिशियल स्पेस। तो चौथे नंबर पे इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके, स्पेस है इंटरस्टिशियल, दोनों के बीच में इंटरस्टिशियम होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे बात करता हूँ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन था उसी की तरह यह है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है। और यह है फिर उसके बाद कैपिलरी एंडोथीलियम, सिक्स्थ वाला। ये जो नाली थी दैट इज कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उससे जो कनेक्टिंग नाली है ऊपर और नीचे वो है कैपिलरी एंडोथीलियम। ये एक आपने डायग्राम बना लिया, लेबल कर लिया। आपको ये आंसर क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसा है देखो ये जो है मेरा इंटरस्टिशियम, इससे पहले एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, ठीक है, और उससे पहले एल्वियोलर। तो एल्वियोलर एपिथेलियम ट्रेलर है, उसके बाद एपिथेलियम खुद आ जाता है। देखो एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर एपिथेलियम सेकंड नेम में था, यहाँ पर फर्स्ट नेम में आ गया एपिथेलियम, यानी ये ट्रेलर, इसके बाद ये पिक्चर आ गई। सेम चीज आपने इंटरस्टिशियम दिखा बीच में, इंटरस्टिशियम यहाँ पर एक और ये और ये और ये, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंटरस्टिशियम है, तो ये लेयर्स है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या एल्वियोलर एपिथेलियम, फिर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इंटरस्टिशियम, फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर कैपिलरी एंडोथेलियल। ये आप रिलेट करते चलना, आपको ये कुछ नहीं है, जैसे हम ऊपर गए थे वैसे हम नीचे रिवर्स आ रहे हैं। तो हम ये इसको अगर बीच में माने इंटरस्टिशियम को, तो ये आपको बस अपोजिट मिरर करना है एक दूसरे को, तो आपको ये नाम वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आया भाई कोई बात नहीं, आपको एट द एंड ये 6 नाम याद रखना है। रटो कुछ भी, लिखो घिसो अपना पेन और लिख लो, ठीक है, याद कर लो पेन, ठीक है। ये तो कैपिलरी एंडोथेलियम, तो ये लिखा हुआ है सर्फेक्टेंट लेयर, फिर एल्वियोलर एपिथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर बेसमेंट ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम, या फिर कैपिलरी एंडोथेलियम बोल लो, या फिर कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है, नहीं इसको बेसमेंट बोलो, ये कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये 6 लेयर्स थे, हमने लेयर्स डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद मैं बोर्ड रब करता हूँ और फटाफट से फैक्टर्स लिखता चला जाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। तो बोर्ड साफ करके मिलते हैं, या फिर मैं साइड हो जाता हूँ और आप देख लो, अभी मैं बोर्ड साफ करता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पर मैंने आपके टोटल 6 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे आपका डिफ्यूजन अक्रॉस द लंग्स, डिफ्यूजन अक्रॉस द गैसेस ऑफ गैसेस अक्रॉस द लंग्स। तो आपके पहले 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके साथ उसका ये भी लिख दिया कि आपको उसमें लिखना क्या कंटेंट। तो 6 है, यहाँ पे 2 लिख लिए, बोर्ड साफ करके और पढ़ाऊंगा। डरना मत, पहला वाला बहुत बड़ा है, बाकी सारे बहुत छोटे छोटे, और पहला वाला सबसे ईजी भी है। क्या लिखा है, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, ठीक है। फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिन पे निर्भर करता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, तो इसमें वही है भाई जो हमने 12th में फिजियो में पढ़ा था, 12th में हमने इसमें पढ़ा था जूलॉजी में, लंग्स के बारे में, 11th में शायद। तो जो हमारा ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस PO2 PCO2 लंग्स में, एल्वियोलर में और पल्मोनरी कैपिलरी में, वही है। तो उन्होंने बोले प्रेशर ग्रेडियंट है, उसके वजह से O2 और CO2 जहाँ पर है, अब तुम्हें वैल्यूज याद करनी है। PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ एल्वियोलर एयर ऑफ O2, हाँ, इन द एल्वियोलर एयर इज 104 mm of Hg। ये हम सबको पता है, 11th में पढ़ा था। नहीं भी पता है तो अभी मैंने बता दिया। while that of deoxygenated blood in the pulmonary air is 40 mm of Hg, ठीक, तो ये बता दिया। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे काम करता है, मोर से मतलब हाई से लेके लो तक जाता है, ठीक है। तो यार जाहिर सी बात है कि एल्वियोलर एयर पल्मोनरी में आ जाएगी।
तो दस अ प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 64 mmHg, कुछ नहीं किया, 104 माइनस 40 किया तो 64 आ गया, एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू विच O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलर एरिया टू पल्मोनरी ब्लड। क्या ये बहुत चीज सिंपल नहीं है? सिमिलरली मैंने PCO2 का लिखा है विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पल्मोनरी ब्लड में वो है 46 mmHg और एल्वियोलर एयर में है 40, तो डिफरेंस निकाल लो भाई। तो 10 CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम, तो कहाँ से कहा ज़्यादा कहाँ है? पल्मोनरी में। कम कहाँ है? एल्वियोलर में। तो एल्वियोलर से पल्मोनरी में नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। फ्रॉम पल्मोनरी ब्लड टू एल्वियोलर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कंप्लीट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको पूरा एक्सचेंज होने लग रहा है, बट ये O2 के लिए लिखा है वही सेम मैंने CO2 के लिए लिखा है, बस प्रेशर यहाँ पर अलग अलग है, जो हमने 11th में पढ़े थे जूलॉजी में, जहाँ तक मुझे याद है। और नहीं भी पढ़े तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, रट लो। इतना ही है प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, तो जाहिर सी बात है यार, सरफेस एरिया, तो नहीं लगता कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो आपका जो है डिफ्यूजन ईजी हो जाएगा। हाँ, तो वही लिखा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ऐसे मतलब सरफेस एरिया, तो क्या है, तो हमें बस ये देखना कि सरफेस एरिया कैसे कैसे अफेक्ट होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया अफेक्ट होगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी अफेक्ट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कब होता है? ड्यूरिंग, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको कट कर दो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्लिमेटाइजेशन, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है, तब आपका सरफेस एरिया बढ़ता है, ये लिखा हुआ है। और डिक्रीज कब होता है भाई सरफेस एरिया? इन कोलैप्स, पार्शियल रिमूवल या फिर TB लंग का। तो इन सारी कंडीशंस में आपकी लंग का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिससे आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब जो है आपका एक्सचेंज खराब हो जाएगा गैसेस का। तो ये 2 फैक्टर्स से अब रब करके फटाफट से बाकी सारे लिखता हूँ। और अभी मैं ये भी करता हूँ, ये भी क्लियर कर दूँ क्या डायग्राम? अगर आपने देख लिया हो, ड्रॉ कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, ड्रॉ कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी। अब मैं पूरा बोर्ड साफ करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो आपके पहले के 2 मैंने फैक्टर्स करवा दिए थे। नाउ थिकनेस ऑफ RM। ठीक है, RM की बहुत है, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस और एक है कोई, ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो था। तो थर्ड इज थिकनेस ऑफ RM, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो आप ना मेन ये फॉर्मूला टाइप याद कर लो, हर एक का बनता है ये, एक्सेप्ट फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो क्या सिर्फ आपको सिर्फ नाम याद करने होंगे ना? ये आप क्यों सारा याद करोगे? बस ये आपको फॉर्मूला के साथ नाम याद अगर हो गया, और ये बहुत लॉजिकल है कि अगर मेरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिर गैस ये नहीं होगा, यहाँ से वहाँ पास नहीं होगा, तो फिर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ये सीधी सी बात है, वही लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो थिकनेस अगर मैंने बढ़ा दिया, जैसे थिकनेस इंक्रीज किस किस केसेस में होती है? एल्वियोलर कैपिलरी ब्लॉक के कंडीशंस भाई, जहाँ पे एल्वियोलर कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि लंग फाइब्रोसिस हो गया, या कंजेशन हो गया, या इडीमा हो गया। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी। इडीमा खैर आपको पता होगा, या नहीं भी पता है तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो ये जो है अफेक्ट करती है, यानी बढ़ाती है एल्वियोलर कैपिलरी ब्लॉक कंडीशन आपकी, बढ़ाती है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कम कर दे, सॉरी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज द नेक्स्ट फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो किसी गैस की तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डायरेक्टली है यहाँ पर इन्वर्सली है। तो कहाँ पर डायरेक्टली है, कहाँ पर इन्वर्सली, ये बैठ के आप रटने मत लग जाना, बहुत लॉजिकल है, थोड़ा दिमाग लगा के हो जाएगा काम। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है CO2 इज 25 टाइम्स मोर। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, CO2 इज 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2, तो इसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। आपको ये पता भी होगा CO2 का, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ 200-300 गुना ज़्यादा होता है आपके O2 से। ठीक है, वो खैर नहीं लिखना आपको, CO2 और O2 की बात यहाँ पर मेन चल रही है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो मॉलिक्यूलर वेट का ना खास बात है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे अफेक्ट करता है आप देख लो एक बार फॉर्मूला। तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर मैथ्स देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, मैथ आपको यहाँ पर दिख रही है, क्या लिखा हुआ है मैंने? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। अब ये क्या है भाई? अब ये समझने में आपको दिमाग नहीं लगाना, टू बी ऑनेस्ट। आपको अगर एक अच्छा मतलब बस सीधे सीधे अगर आपको आंसर पूछा तो इसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो, याद कर लो, एक्सप्लेनेशन इसका भी होगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर उसकी ज़रूरत है क्या सच में? क्या आपको यहाँ पर उसकी ज़रूरत है? नहीं है, आपको बस याद रखना है। यहाँ पर आपको फिर एक यहाँ पर वापस से एक डेटा फैक्ट लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44, ये आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार आ चुका है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 32। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इनऑर्गेनिक फिजिकल। ठीक है,
उसके ये भी 11th की चीज़ है, ठीक है, ये 11th की चीज़ है, नहीं भी है तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप आंसर में ऐड कर देना। नेक्स्ट और लास्ट आपका है टेम्परेचर ऑफ गैस। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उसके एटम्स की, तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, उसका प्रेशर भी बढ़ता है। तो प्रेशर उसलिए तो बढ़ता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। ये पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स में, तो ये आ गया भाई टेम्परेचर ऑफ गैस। यहाँ पर भी रिलेट कर लो, को रिलेट करना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर रूट और इनडायरेक्टली, यहाँ पर भी इनडायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्टली, और पहले में भी मैंने लिख दिया था। अब लास्ट पॉइंट, हाइयर द टेम्परेचर, यहाँ पर हाइयर जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे फास्टर इज द डिफ्यूजन, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है भाई? तो ये 6 फैक्टर्स तो आपको ऊपरी ऊपरी सेलेक्यू में याद क्या रखना है, मेन डेफिनेशन, उसके बाद मैंने जो सरफेस का लिखा था 50 to 60 स्क्वायर मीटर्स, उसके बाद मैंने जो माइक्रोन का लिखा था 0.5 to 0.7 माइक्रॉन्स कुछ था, एंड उसके बाद आपको मेन जो है यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम आपको आना चाहिए ड्रॉ करना। आपको लेयर्स का फॉर्म पता, मतलब ये पता चाहिए फ्लो एल्वियोलर से लेके कैपिलरी तक कैसे मेरी लेयर्स 6 आने लग रही है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये सारे फैक्टर्स के नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, एंड नाम जैसे आपको पता हो जाएंगे आप लॉजिकली आप लगा लोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड उसके हिसाब से आप लिख लोगे। और फैक्टर्स आपको याद करने होंगे भाई, थिकनेस किस चीज़ में इंक्रीज हो जाती है, फिर आपका डिफ्यूजन कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है कौन कौन सी कंडीशंस में, तो वो 1-2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बस यही आपको इस LAQ में लिखना है। अगर आप फुल फ्लेजेड आंसर जो मैंने लिखा था वो नोट्स फॉलो करते हो तो आपको 8 या 7 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सच बता रहा हूँ, मैंने खुद ही आंसर लिखा था और मुझे 8 आ गए थे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो बस यही है भाई, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर दे। अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देना व्हाट्सएप में, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। फिजियो मैं अभी चालू कर चुका हूँ, एनेट में ख़त्म करवा दूंगा आपका परलिम, और हम थोरैक्स चालू करवा देंगे। तो भाई यही सब था, पढ़ते रहना, मज़े करते रहना, और PCT2 के लिए तैयारी अभी से चालू कर दो, क्योंकि एंड मोमेंट पे पता है फिर कैसी वाट लगती है। तो यही है, चैनल सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई, ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहना।